तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करेंगे, ठीक है। और जो केमिकल्स मेटाबॉलिज्म में भाग ले रहे हैं, चाहे वो स्मॉल है चाहे वो बिग है, ठीक है, वो होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, याद रखना। सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो तरह की होती हैं। एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो दो तरह की है आपके पास। कहता है मेटाबॉलिक रिएक्शन सब भी होती है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगल्स एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो इन्होंने सबको बोल दिया है, मतलब सारे किंगडम्स मेटाबॉलिज्म करेंगे, ठीक है। माइक्रोब्स आ गया मोनेरा में, सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग है वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है, आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, जैसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, IVF करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। इन द सेल फ्री सिस्टम, सेल फ्री सिस्टम का मतलब है, देखो जो रिएक्शन सेल के अंदर होंगी वो सेल के साथ होगी। सेल फ्री सिस्टम हो गया कि जैसे हमने ट्यूब में कर लिया तो सेल फ्री सिस्टम है। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब मतलब इन विट्रो, इज़ नीदर लिविंग, ना हम इसे लिविंग समझते हैं ना हम नॉन लिविंग समझते हैं। इसीलिए मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग फॉर्म। ये भी एक बात याद रखना। हर देखो मैं तुम सब एक पर्टिकुलर सेल से बने हैं, दिस इज सेल, वन मोर सेल, वन मोर सेल, वन मोर। तो सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल भी जीवित रह सकता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अपने आप में एक फुल बॉडी है, ठीक है। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर सबसे वो है हम सेंसेस सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट्स। नाउ सेंसेस सराउंडिंग मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। आपके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब ये एनवायरनमेंट स्टिमुलाई कुड बी केमिकल, कुड बी बायोलॉजिकल, कुड बी फिजिकल, ये आपको ध्यान रखने हैं तीनों चीज़ें। कहते हैं प्लांट्स रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ठीक है। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे लाइट के प्रति हमने पढ़ा है फोटो पीरियड, हर एक को अपने हिसाब से लाइट चाहिए। कोई लॉन्ग डे प्लांट होता है, कोई शॉर्ट डे प्लांट होता है, कोई डे न्यूट्रल प्लांट होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो लाइट के प्रति प्लांट्स जो हैं वो अपने आप को एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये वाले। अदर ऑर्गेनिजम्स पोल्यूटेंट्स के प्रति, अगर मिट्टी में पोल्यूटेंट चला गया है तो वो भी एक तरह का फैक्टर है। पोल्यूटेंट तीन तरह के, अगर हवा ख़राब होगी तो एयर पोल्यूशन, अगर सॉइल ख़राब हो गई तो लैंड पोल्यूशन, पानी ख़राब हो गया तो वाटर पोल्यूटेंट। तो तीनों चीज़ों को ये यूज़ कर रहे हैं तो तीनों चीज़ें से अफेक्ट करेंगे। फिर आता है हमारे पास ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में आते हैं आपके आर्के बैक्टीरिया, NU बैक्टीरिया, है ना। सो ये आ गया प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस, और नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है। द मोस्ट यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स जैसे हम हैं, कौन कौन सा किंगडम यूकैरियोट में आता है, प्रोटिस्टा, फंगस,
प्लांटे, एनिमीलिया। हम सब क्या हैं? यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट के अंदर बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेंस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं टू द एनवायरनमेंट, है ना। अभी मैंने आपको बताया फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। देखो ब्रीडर्स दो तरह के होते हैं। फोटो पीरियड होता है लाइट की ड्यूरेशन। अब फोटो पीरियड प्लांट को भी अफेक्ट करेगा। हर एक प्लांट का अपना एक तरीका है लाइट के साथ काम करने का। तो फोटो पीरियड अगर प्लांट के लिए देखोगे तो इस हिसाब से जिनको कम लाइट चाहिए वो शॉर्ट डे प्लांट, जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए वो लॉन्ग डे प्लांट, जिनको न्यूट्रल लाइट चाहिए वो डे न्यूट्रल प्लांट। वैसे ही एनिमल्स भी फोटो पीरियड के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। अब देखो जैसे सीजनल ब्रीडर्स वो होते हैं जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं। ब्रीडर होता है जिसने ब्रीड करके अपनी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है ताकि अपनी स्पीसीज़ को आगे बढ़ा सके। हम प्राइमेट्स हैं, वी आर नॉट सीजनल ब्रीडर्स, है ना। हम हर साल जैसे बंदर हो गया, एप हो गया, चिंपैंजी हो गया, वी आर सीजनल ब्रीडर्स। तो हमारा चलता है, हमारा पूरा साल सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वी आर एक्टिव, जिनको मेंस्ट्रुएशन आता है। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स वो हो गए जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आते, वो नॉन प्राइमेट्स होते हैं। तो इनको साल में हीट पीरियड आता है। जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं वो पर्टिकुलर सीजन में सेक्सुअल अर्ज लेकर आते हैं। पर्टिकुलर सीजन, पर्टिकुलर टाइम में क्या लाते हैं? सेक्सुअल अर्ज आती है। इसको हम नॉर्मल भाषा में हीट पीरियड भी कहते हैं। और इसी जैसे फ्रॉग्स हैं वो बरसातों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, डॉग भी बरसातों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इनका अपना अपना हीट पीरियड होता है। सिर्फ प्राइमेट्स में होते हैं एप, ह्यूमंस, ये हीट पीरियड है। तो ये हम सीजनल्स नहीं होते, हम पूरा साल कभी भी एक्टिव होते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम साल भर बच्चे पैदा कर सकते हैं, इनके साथ नहीं होता। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप फोटो पीरियड में ले लो, जैसे छिपकली है। अब छिपकली इज़ अ रेप्टाइल और रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड। मतलब ये अपना जो टेम्परेचर है दे कैन नॉट चेंज विद द एनवायरनमेंट। तो अगर बाहर 4 डिग्री है तो इनका भी 4 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो लिजर्ड क्या करती है? हाइबरनेट करती है। कुछ इसे बोलते हैं विंटर स्लीप, कुछ समर स्लीप करते हैं। तो वो समर स्लीप पे चल जाते हैं, जिससे हम एस्टिवेशन बोलते हैं। तो मतलब इन पीरियड्स में तो दे कैन नॉट डू एनीथिंग। तो बट ऑब्वियस हम बोलते हैं कि भाई फोटो पीरियड के हिसाब से सीजनल ब्रीडर्स काम करते हैं। जब दे आर एक्टिव, जब दे आर आउट, लिजर्ड्स आर आउट, दे विल डू सेक्सुअल, दे विल डू फ्रॉग्स आर आउट, दे विल डू रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड? बोथ प्लांट एंड एनिमल्स फोटो पीरियड को फॉलो करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। ऑल ऑर्गेनिजम देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म, ये आपको अंडरलाइन करके रखना है, हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल आपको पार्टी पे जाना, तो ना डॉग है आपके पास, वो भी अवेयर है कि मेरा मालिक जा रहा है, बट उसको बोलेंगे पार्टी पे जाना तो उतना बोलेगा मुझे तैयार करके लेके जाओ। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फ अवेयर, उनको अपना अच्छा अपना बुरा पता चलता है। बेचारे जानवरों को सेल्फ अवेयरनेस जैसी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, देयरफॉर कॉन्शियसनेस इज Therefore, consciousness becomes a defining property of living organism. इससे ज़्यादा ये कट चुका है बोर्ड में, तो मैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगी। ठीक है, पता होना चाहिए क्योंकि NCERT में है। अब आ जाओ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ से बोर्ड इस बारी जो आपका चैप्टर है वो शुरू हो रहा है, बट वो ऊपर है तो इसलिए मैंने डाल दिया। इसमें से आपको जो फिगर्स जहाँ पे जैसी दी हैं आपको वो याद रखनी है। ठीक है, so the number of species that are known and described, इनकी रेंज आ रही है 1.7.2 MCQ। दिस रेफर टू डाइवर्सिटी और द नंबर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आ जाओ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर पे। एज स्टेटेड अर्लियर, हमें नाम को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि
नॉमेनक्लेचर पे ज़रूर क्वेश्चन आएगा, चाहे वो नीट है चाहे वो बोर्ड है। सो यहाँ देखो क्या लिखा है, वी नो प्लांट एंड एनिमल्स हर एरिया में लोकल नेम से जाने जाते हैं। लोकल नेम को वर्नाकुलर नेम्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये लोकल नेम वेरी करते हैं हर जगह, तो हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा नाम को। तो हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करते हैं। अब ये नॉमेनक्लेचर किस पे है, आइडेंटिफिकेशन। In order to facilitate the study, number of scientists have proceeded to assign a scientific name to each organism. This is acceptable to biologists all over the world. और आपको ये 2 फुल फॉर्म्स याद रखने हैं। प्लांट्स के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें आता है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और जो एनिमल्स के लिए जाएगा वो जाएगा ICZN, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर एक्सेप्टेड। ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स। देखो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक जेनेरिक नेम, एक स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, अब ये 2 की वजह से हम इसको बोलते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और ये किसने दिया है, कार्लस लिनस ने दिया है, याद रखना। इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2 वर्ड फॉर्मेट। अब आपको ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ये आपको बहुत बारी पूछा जाता है, मैंगीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज़ बायनोमियल नेम। दिस नेम इज़ मैंगीफेरा रिप्रेजेंट जीनस, मतलब ये जो पहला है इसको आप हमेशा बड़े अक्षर में लिखेंगे, जैसे मैं लिख रही हूँ। अब मैंने हाथ से लिखा नहीं, यू हैव टू अंडरलाइन इट। अगर आपने इसको इटैलिक फॉर्म में प्रिंट किया होता तो आपको इसको इटैलिक फॉर्म में लिखना है, जैसे इन्होंने लिखा है, लिखा है ना अलग से। ठीक है, इन दिस नेम मैंगीफेरा जीनस को बताएगा, दिस इज जेनेरिक नेम, एंड इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे आपसे पूछे जाएंगे। बायोलॉजिकल नेम्स आर गिवन इन लैटिन। लैटिन इज अ ग्रीक लैंग्वेज। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिपीट्स जीनस एंड द सेकेंड नेम इज स्पेसिफिक एपिथेट। इन्हें बायोलॉजिकल नेम बोलेंगे। व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। जब हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन करना है, और जब प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक में लिखना है। ठीक है, name of the author appears after the specific epithet, that is the end of the biological name, and is written and abbreviated। देखो कैसे लिखा, मैंगीफेरा इंडिका LINN। ये भी एक तरह से करेक्ट फॉर्म है। ये क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ है। स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, ये भी अंडरलाइन कर लो। ठीक है, और since it is nearly possible to study all the organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. The process is called classification. हम इसको बोलते हैं classification, and classification is process by which anything is grouped into convenient category based on some early observable characters. For example, we easily recognize groups as such as plants or animals or dogs or cats or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with origin. Okay, fine. या कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे इन्होंने डॉग लिखा है। Obviously, each one of us will see dogs and not cats. If you ever think of Alsatians, Alsatian is a dog का breed. ठीक है, याद रखना, Alsatian is a dog. We know that we are talking about what we are talking about. We are talking about dog. Alsatian is a dog. Similarly, suppose we to say mammals, you would of course think of animals with external ears. अगर आपको पता है मैमल्स के बारे में, पता है मैमल्स के पास एक्सटर्नल ईयर होते हैं, बॉडी हेयर होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, है ना।
You would of course think of animals with external. If we try to talk about wheat गेहूँ है, तो हमारे माइंड में प्लांट की पिक्चर आती है, तो उन्होंने बोला कि हम इस तरह से समझ लेते हैं कि सामने वाले को ईजी हो जाए. हैंस डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स आर कन्वीनियंट. हम ये कैटेगरीज, इनको हम कैटेगरीज बोलते हैं, ठीक है. वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स. द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज, साइंटिफिक टर्म में हम कैटेगरी को क्या बोलेंगे? टैक्सा बोलेंगे, ठीक है. ठीक है. wheat is also a taxa. Hence, based on the characteristics, all living organisms can be classified into different taxas. The process is called taxonomy. मैं हमेशा इसको ऐसे याद करती हूँ. इंक आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है. दैट इज टेक्सोनॉमी. ये लिखा है यहाँ पे देखो. कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, इसे हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी. तो सबसे पहले आपने कैरेक्टराइजेशन करनी है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है. अब देखो human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities but also the relationship among them. तो when we talk about कि मेरा बंदर के साथ क्या रिलेशनशिप है, मेरा चिंपैंजी के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो हम अब क्या करते हैं? हम एनाटॉमी तो पढ़ते ही पढ़ते हैं. तो हमने एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है. हम उसका फिजियोलॉजी देखेंगे, हम उसका मॉर्फोलॉजी, बाहर का स्ट्रक्चर देखेंगे. इसके साथ साथ अब हम क्या देखेंगे? एवोल्यूशन, या हम इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ये क्लास देखनी है. ठीक है. द वर्ड सिस्टमैटिक इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टम, which means system and arrangement of organisms. Linnaeus used Systema Naturae plants की publication के लिए. प्लांट्स के लिए उसने Systema Naturae बुक जो है वो लिखी थी as the title of his publication. ठीक है. स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक, तो सिस्टमैटिक्स क्या हो गया? सिस्टमैटिक इज अगेन है क्लासिफिकेशन ही है, बट यहाँ पर हम अब क्या शुरू कर देंगे? एवोल्यूशन यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखना शुरू करेंगे. ना सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म. सो यहाँ पे देखो क्या लाइन लिखी है. स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसको आप बोलते हैं ठीक है. टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. देखो इस बारी बोर्ड में ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आए नहीं थे, बट आप इसको ध्यान से भी पढ़ के जाएंगे तो इसमें से ही क्वेश्चंस निकल जाएंगे. क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. पहली बात, इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप्स आएंगे, मतलब बहुत सारे स्टेप्स आएंगे. हर स्टेप क्या बताएगा? रैंक और कैटेगरी. Since the category is part of overall taxonomical arrangement, it is called taxonomical category. है ना, taxonomy के अंडर आ रही है तो इस कैटेगरी को हम taxonomical category बोलेंगे. And all the categories together constitute taxonomical hierarchy. ठीक है. Each category referred to as unit of classification. ये आपको याद रखना है. In fact, represent a rank and is commonly known as taxon. Taxon is for singular. ये मैंने उस दिन भी समझाया था आपको. ये क्लास 12 से 12:30 कर सकते हैं. टैक्सॉन किसने दिया है? एडोल्फ मेयर ने दिया है. टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड हायरार्कीज कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल. इंसेक्ट्स represent a group of organisms sharing common features like 3 pair of jointed legs.
इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकोगनाइजेबल ठीक। कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वी आर गिविंग रैंक और कैटेगरी, मतलब हमने उसके चीज़ें देखनी है और उसको एक कैटेगरी में पुट कर देना है। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डेवलप्स रैंक, ईच रैंक और टेक्सॉन इन फैक्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सो कौन कौन सी कैटेगरी है मेरे को भी देख लेते हैं। सो ये है आपके पास किंगडम, फाइलम, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, से फैमिली, जी से जीनस, एस से सिक। ठीक है। अब हमारा टाइम टेबल पे हमने जब वो जो बनाया था फिर हमको वाला बनाया, फिर हम क्यों क्लासें लगा रहे हैं, जैसे ये वाला टाइम टेबल हमारा तो पागल बनाती है, बोलती है। ठीक है। स्पीसीज जो होता है आपको याद रखना है, स्पीसीज सबसे बेसिक है आपका, सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज इसमें ही होंगी। और सिमिलैरिटीज, सो स्पीसीज सबसे नीचे से जाएगा। तो ये मैं कॉपी करती हूँ, अब मुझे ऑनलाइन करवाना। Taxonomic studies consider group of individual organisms with fundamental similarities are species। ठीक है, इसका बनाया हुआ है। ठीक है। ये 1 घंटे का लगवाना ना इनका, क्योंकि इन्होंने फॉर्म सेंड करना पहले कितने लगती है इनकी क्लास। कि इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया, वो देखना टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के लिए, तब तक आप ये देखो। ठीक है। और एक ये टेबल, दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी मैम। सो ये वाला टेबल आपको ध्यान से रखना है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। मैन, हाउस, यहाँ से बोर्ड पे भी और नीट में दोनों में इंपॉर्टेंट है, आपको सारे याद रखने हैं। मैन का बायोलॉजिकल नेम या मैम ये दोनों साइंटिफिक क्लासेस नेम, में मीना मैम ने मैसेज की। ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम है, ये आपको पूछे जा सकते हैं, जितने लिखे हैं वो तो आपको आने चाहिए। ठीक है। मैंगो का, मैंगो फिरेंडी का, तो ये इसका जीनस हो गया, ये इसका, इसकी फैमिलीज आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है। पोएसी, अनार्किडेसी, ये पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें से, बट इसमें से जितना भी मैं टॉपिक है इसमें को आप ध्यान से भी करोगे, फिर अपने PYQs करोगे, निकल जाएगा। जैसे इसके अगर हम अलग अलग है, समझ रहे हो।